वेलकम बैक गाइस। तो दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था यूरोप से पूर्वी देशों के लिए व्यापारिक मार्ग के बारे में, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते थे। तो उससे आगे का अब देखते हैं। वास्को डी गामा की यात्रा। हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज जो भारत के लिए की गई थी वो वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा की यात्रा 1497 से स्टार्ट हुई थी और वह अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाते हुए 1498 ईस्वी में कालीकट नामक जगह पर भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा सन 1499 में भारत से वापस गया और जो वह माल लेकर के गया था वह उसने जब यूरोप में बेचा तो उसे 60 गुना लाभ हुआ। इसी लाभ को देखते हुए पुर्तगालियों ने जल्द से जल्द भारत से व्यापारिक संपर्क बनाने की ठान ली और इसी क्रम में 1502 ईस्वी में भारत में औपनिवेशिक युग चालू हुआ। 1502 में पुर्तगाली साम्राज्य ने कोल्लम, जिसे किलोन भी कहते हैं, में पहले यूरोपीय व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। पुर्तगालियों का गोवा में एक विशेष स्थान था और पुर्तगाल के वायसराय का निवास भी गोवा ही था। पुर्तगाल के उत्तरी प्रांत में दमन, दीव, बाकायम, जिसे बेसिन भी बोलते हैं, साल्सेट और मुंबई भी शामिल था। दमन और दीव को छोड़कर उत्तरी प्रांत के बाकी हिस्से जैसे कि बेसिन, साल्सेट और मुंबई को 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही मराठा साम्राज्य में मिला लिया गया था। 18वीं सदी से मतलब 1700 से 1800 के बीच में मराठा साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1661 में पुर्तगाल और स्पेन का युद्ध चल रहा था और पुर्तगाल इंग्लैंड से अपने समर्थन की आवश्यकता महसूस कर रहा था। इसके चलते पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई, जिन्होंने दहेज स्वरूप दक्षिणी बॉम्बे का द्वीप और कम निवास वाले क्षेत्रों को प्राप्त किया, जबकि पुर्तगाली थाने से लेकर बांद्रा के उत्तर के सभी मुख्य भूमि और बसीन को अपने अधिकार में रखने में कामयाब रहे। तो हुआ ये कि 1661 में पुर्तगाल और स्पेन आपस में भिड़ गए, जिसमें पुर्तगाल इंग्लैंड से अपने समर्थन की अपेक्षा कर रहा था। तो इसके चलते उसने अपने पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी कैथरीन, पुर्तगाल की राजकुमारी का नाम कैथरीन, की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से करा दी गई, जिसमें दहेज स्वरूप दक्षिणी बॉम्बे का द्वीप और कम निवास वाले क्षेत्रों को प्राप्त किया, जबकि पुर्तगाली थाने से लेकर बांद्रा के उत्तर सभी भूमि और बसीन को अपने अधिकार में रखने में कामयाब रहे। इसके बाद आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये प्रथम गवर्नर था पुर्तगाल से जो आया था हमारे भारत में। यह 1505 से 1509 तक रहा। इसे हम देखेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम गवर्नर था। इसने नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी का पालन किया गया। यह पूरी तरह से व्यापार पर केंद्रित है। स्थानीय राजनीति या इंजील गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना। नीले पानी की नीति का मतलब था कि यह बस व्यापार करेंगे और उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। 1508 चोल का युद्ध, सुल्तान महमूद का गठबंधन, गुजरात का बेगड़ा, मिस्र का
मामलुक बेड़ा बनाम लोरेंको दे अल्मेड़ा मारा गया था। इस युद्ध में गठबंधन की जीत हुई थी। 1509 द्वीप की लड़ाई, अल्मेड़ा ने गठबंधन को हराया था। उसके बाद आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये 1509 से 1515 तक भारत में रहे। इनके विषय में जानते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। ये अन्य जहाजों के लिए एक परमिट प्रणाली लागू किया, जो क्षेत्र में प्रमुख जहाज निर्माण केंद्रों पर नियंत्रण का प्रयास किया। अन्य जहाजों के लिए इसने एक परमिट प्रणाली लागू की और क्षेत्र में प्रमुख जहाज निर्माण केंद्रों पर नियंत्रण का प्रयास किया। यह 1503 में भारत पहुंचा। 1511 पुर्तगालियों ने कृष्णदेव राय के साथ एक मित्रतापूर्ण संधि की, जिसके तहत वह विजयनगर को अरबी घोड़ा देने के लिए भी तैयार हुए तथा बीजापुर को देने के लिए मना कर दिया। विजयनगर कृष्णदेव राय, उनका राजदूत फ्रेजर लुइस विजयनगर में रहता था। पुर्तगालियों का जो दूत था, राजदूत फ्रेजर लुइस, वह विजयनगर में ही रहता था। गोवा में सती प्रथा के उन्मूलन का प्रयास किया। गोवा में सती प्रथा के उन्मूलन का प्रयास किया। पुर्तगालियों ने अपने देशवासियों को भारतीय लड़कियों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। पुर्तगालियों ने अपने देशवासियों को भारतीय लड़कियों से शादी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। नीनो दा कुन्हा, ये 1529 से 1538 तक रहे। हुगली बंगाल और सैंथोम मद्रास के पास में बस्तियां स्थापित की इन्होंने। नीनो दा कुन्हा हुगली बंगाल और सैंथोम में मद्रास के पास में बस्तियां स्थापित की। 1530 राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की। पहले जो राजधानी कोचीन थी उसे गोवा स्थानांतरण कर दिया 1530 में नीनो दा कुन्हा ने। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल सम्राट हुमायूं के साथ संघर्ष के दौरान 1534 में बेसिन द्वीप देने के बदले में पुर्तगालियों की मदद की। जो बहादुर शाह था उसका युद्ध चल रहा था हुमायूं के साथ, मुगल सम्राट हुमायूं। 1534 में तो बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से मदद ली और उन्हें उसके बदले में बेसिन द्वीप दे दिया। ये हुआ किसके टाइम पे? नीनो दा कुन्हा के समय पर यह हुआ। अगले आते हैं मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। 1542 से 1545 फ्रांसिस जेवियर इनके साथ भारत पहुंचे थे। भारत में पुर्तगाली उपस्थिति की एक अन्य विशेषता कैथोलिक धर्म को प्रचारित और बढ़ावा देने की उनकी इच्छा थी। इसमें जेसुइस्ट ने एक मौलिक भूमिका निभाई और आज भी जेसुइस्ट मिशनरी सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत के लिए कैथोलिकों में पूजनीय है। जेवियर जो भारत आया था, फ्रांसिस जेवियर, वो भारत में ईसाई धर्म को बढ़ाना चाहता था। कैथोलिक धर्म, ईसाई धर्म को प्रचलित करना चाहते थे ये भारत में, और इसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ये फ्रांसिस जेवियर और बेलिस्का ऑफ बॉम जीसस तस्वीर। फ्रांसिस जेवियर, इन्होंने क्या किया? 7 लाख अछूतों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। अछूत मतलब शूद्र जिसे बोल सकते हैं, मतलब 7 लाख अछूतों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया, मतलब जिन्हें समाज में अच्छा सम्मान प्राप्त नहीं होता था।
उन 7 लाख अछूतों को इन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। चीन गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने गोवा में दफन किए जाने की इच्छा व्यक्त की। फ्रांसिस जेवियर चीन गए थे, लेकिन उन्होंने अपने मृत्युकाल के बाद गोवा में ही दफन किए जाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु उनकी अकस्मात चीन में ही मृत्यु हो गई और वहीं उन्हें दफन कर दिया गया। उनके शिष्यों ने उनके शव का संलेपन किया और उसे गोवा में स्थापित किया। गोवा में बाम ने एक यीशु बेसिलिका, जिसमें सेंट जेवियर की मम्मी है, चर्च स्थापित है अभी भी गोवा में। सेंट जेवियर की मम्मी वाला यीशु बेसिलिका चर्च अभी भी स्थापित है। अब अगला देखते हैं पुर्तगाली विजय। अब यहाँ से विजय आरंभ होती है पुर्तगालियों की। शुरुआत से ही पुर्तगालियों ने व्यापार के साथ साथ बल का भी उपयोग किया था। उन्हें अपने सशस्त्र जहाज़ों के कारण खुले समुद्र पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिली। वे चोरी और लूट में भी संलिप्त रहते थे। पुर्तगाली विजय मैप। ये जो रेड मार्क दिख रहे हैं, ये अटैक का सिंबल है। कहाँ कहाँ अटैक किए हैं इन्होंने। अब पुर्तगाली प्रभाव एवं नीतियां। तो इसमें बात करेंगे पुर्तगाली प्रभाव एवं नीतियां। पुर्तगाली कार्टेज जारी करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। उनकी किलेबंद चौकी सीमा शुल्क स्टेशनों के रूप में कार्य करती थी, जहां एशियाई व्यापारियों को कार्टेज यानी सुरक्षा का अधिकार पत्र प्राप्त करना होता था, जिसमें पुर्तगाली उन्हें समुद्री हमलों और लूट से सुरक्षा प्रदान करते थे। इस प्रकार समुद्री व्यापार सशस्त्र नियंत्रण में होता था। कार्टेज बोले तो एक तरह का प्रमाण पत्र होता था, जिसे सिक्योरिटी लेटर भी बोल सकते हैं। मतलब ये सुरक्षा प्रदान करते थे। समुद्री लुटेरे जो होते थे, व्यापारियों को लूट लेते थे, तो उनसे ये पुर्तगाली सुरक्षा प्रदान करते थे व्यापारियों को, और इसीलिए इन्होंने कार्टेज जारी किया था। कार्टेज के माध्यम से उन्हें अत्यधिक आय हुई। मतलब अगर आप सुरक्षा लेना चाहते हैं तो बोल देते थे, बोले इतना पैसा आप दे दीजिए और आपको सुरक्षा प्रदान कर दी जाएगी। और जैसा हमने पीछे देखा कि खुद ही वो लूट में संलिप्त रहते थे, तो पैसा कमाने के लिए, व्यापार को मजबूत करने के लिए विक्टोरिया का उपयोग किया। उनके द्वारा भारत में टमाटर, तंबाकू, आलू, मिर्च आदि लाया गया। ये इम्पोर्टेंट, पुर्तगालियों द्वारा भारत में क्या क्या लाया गया? टमाटर, तंबाकू, आलू और मिर्च आदि लाया गया। और इसमें एक और भी है, काजू। गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध। गोवा में पुर्तगालियों ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ये जहाँ जहाँ इन्होंने नीतियाँ हुई इनकी। समय के साथ पुर्तगाली शक्ति कम क्यों हो गई? बड़ा कारण है, यह यूवहन के विकास में अंग्रेजों की तुलना में पिछड़े गए थे। 1580 तक पुर्तगाल स्पेन पर निर्भर देश बन गया था। 1580 तक पुर्तगाल स्पेन पर निर्भर देश बन गया था। स्पेन ज़्यादा तरक्की कर चुका था। और महत्वपूर्ण कारण थे धार्मिक असहिष्णुता की नीति। 1631 में बंगाल में उन्हें मुगल सत्ता से संघर्ष करना पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्हें हुगली में अपनी बस्तियों को खाली करना पड़ा। 1588 अंग्रेजों ने अमार्डा नामक स्पेनिश बेड़े को हरा दिया और
हमेशा के लिए स्पेनिश नौसैनिक वर्चस्व को खत्म कर दिया। ये 2 महत्वपूर्ण कारण थे। भारतीय शक्ति द्वारा पुर्तगालियों को हिंद महासागर पर 1 सदी से अधिक समय तक वर्चस्व की अनुमति क्यों दी गई? हिंद महासागर में पुर्तगाली वर्चस्व का डच और अंग्रेजों द्वारा विरोध किया गया था। हिंद महासागर में पुर्तगाली वर्चस्व का डच और अंग्रेजों द्वारा विरोध किया गया था। पुर्तगाली जहाजों के पतवार फायरिंग तोपों के झटके को झेलने के लिए सक्षम थे। भारतीय अरब जहाज अपने भारी पाल के कारण धीमे और बेढंगे थे। भारतीय शक्तियों ने खुद को इस वर्चस्व की लड़ाई से दूर रखा। कहने का मतलब यह है कि भारतीय शक्तियां पुर्तगाल को हिंद महासागर से, इंडियन ओशियन से जल्दी क्यों नहीं हटा पाई, 1 सदी तक उन्हें क्यों शासन करने दिया? तो इसका कारण क्योंकि जो पुर्तगाली जहाज थे उनके पतवार तोपों के फायरिंग के झटके अच्छे से झेल सकते थे, परंतु जो भारत और अरब के जहाज थे अपने भारी पाल के कारण धीमे और बेढंगे थे। वो चलने में भी धीमे थे और बेढंगे थे। भारतीय शक्तियों ने, और एक महत्वपूर्ण कारण, उन्होंने इस लड़ाई से खुद को दूर रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा भारतीय शक्तियों ने। और इसका विरोध किसने किया था? हिंद महासागर में पुर्तगाली वर्चस्व का डच और अंग्रेजों द्वारा विरोध किया गया था। ये मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लिख लीजिएगा। इस तरह से इसका आंसर देंगे। पुर्तगालियों का भारत आगमन और गोवा पर नियंत्रण, भारतीय यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष, संक्षिप्त परिचय, प्रिंटिंग प्रेस का आगमन, सती प्रथा को प्रतिबंधित किया जाना, ईसाई धर्म से संबंधित धार्मिक स्थलों का विकास, समाज, गोवा और दमन में सिविल कानून, नेपोलियन के कानूनों का प्रभाव। निष्कर्ष निकलेगा सांस्कृतिक आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आज भी गोवा में पुर्तगाली भाषा, भोजन और वेशभूषा का प्रभाव देखा जा सकता है, जो भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन करने में सहायक है। प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, 2020 में पूछा गया प्रश्न है, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। मृत्यु गोवा में नहीं हुई थी, मृत्यु चीन में हुई थी और दफन भी वहीं किए गए थे, पर गोवा में गिरजाघर है। गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो इसमें से केवल 1 और 3 सी नंबर वाला सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता का डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, जिस बाद पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो आज तक के लिए बस इतना ही। पुर्तगालियों का चैप्टर निपट गया। कल से हम डचों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो देखते रहिएगा और शेयर कर दीजिएगा।